सबका बहुत शुक्रिया। हिज़्ब रवायत बजट के अगले दिन हम हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें अपनी जो सहाफ़ी बरादरी है उसके ज़रिए कोशिश करते हैं कि जो बजट की चीदा चीदा नुकात हैं वो पेश किए जाएं। और आज की ये बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ज़्यादा अहमियत इसलिए भी रखती है कि कल जो माहौल असम्बली में किया गया तो शायद पता नहीं आप लोगों ने कुछ सुना कि नहीं सुना सही तरीके से, या आप लोग भी कुछ और चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि ये बजट को छोड़ो, ये जो इधर सीटियाँ वीटियाँ बज रही हैं उनको फिल्म करो। वो खैर हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल है सिंध के लोगों का इंटरेस्ट था कि वो देखें कि बजट में क्या हो रहा है और बजट में हुकूमत उनके लिए क्या पेश कर रही है। मैं शुरू करूँगा जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो कि नंबर्स हैं बजट के, उनके बारे में आपको बताऊं। अगले साल का हमारा बजट 1,477,903,000,000 का है। इसको बाकी लफ्ज़ों में मुझे नहीं आता। 14,077 अरब रुपए। उसके अरब के बाद खरब होते हैं, कितनों में खरब होते हैं मुझे नहीं पता, 14 खरब बन जाते हैं जो भी बनते हैं। लेकिन मैं हमारी जो इनकम टोटल है जो हमने एस्टिमेट की है, और इस पर मैं डिटेल में जाऊंगा, वो 1,452,168,000,000 है। टोटल 25,735,000,000 का डेफिसिट बजट है। ये डेफिसिट बजट कैसे पूरा करेंगे, इसके रिसोर्सेज होते हैं। हम कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अपने कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जहाँ कट कर सकें कट करें, और उसके साथ साथ हमारे पास एक फैसिलिटी होती है स्टेट बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की। इसके साथ साथ मैं जिक्र करूँगा जो नाइंसाफ़ी मैं कुछ दिन पहले भी आपको पता चला था सिंध के साथ हुई है, कि जो सिंध के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोके हुए हैं बहरिया के हवाले से, वो भी इस डेफिसिट को पूरा करने में, बल्कि इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। तो जो हमारे प्लान्स हैं पूरे सिंध के लिए, जो कि अदरवाइज हम कम रिसोर्सेज की वजह से पूरे नहीं कर सके, उसमें भी हमें मदद होगी। इस के अंदर जो हमारी टोटल रेवेन्यू मैंने बताया 1,452,000,000,000 का, उसकी मैं आपको ये जो खर्चा है उसकी ब्रेकडाउन दे दूं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से जो हमने पैसे मिलने हैं वो 869 बिलियन है, 869 हो जाते हैं ना अरब रुपए। इस साल ये जो गुजर गया साल, 15 दिन बाकी हैं, उसमें 760 अरब रुपए का वादा किया गया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एज वी स्पीक राइट नाउ हमें 613 अरब रुपए मिले, यानी 147 अरब रुपए उन्होंने हमें अभी देने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये वादा वो पूरा कर दें। मुझे नहीं लगता कि वो 147 अरब रुपए हमें जून के महीने में देंगे। तो जो 760 अरब रुपए उन्होंने वादा किया था, वैसे ही वो वादे को वफा ना करते हुए उन्होंने उसको डिक्रीज कर दिया है, 717 अरब कर दिया अभी, कि अब ये इतने देंगे। तो उसके हिसाब से भी तकरीबन 104 अरब रुपए हमें मिलने हैं जून के महीने में। और मैंने आप सब दोस्तों को पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई को हम आपको बता देंगे कि इसमें से मिला कितना है हमें और कितना शॉर्ट हुआ है। मैं तो 147 का हिसाब लगाऊंगा, इसलिए कि 147 अरब रुपए यानी 760 के हिसाब से वो हमें मिलने चाहिए थे। अगले साल मैंने बताया 869.68 बिलियन का वादा है, जिसमें रेवेन्यू असाइनमेंट्स हैं 798 बिलियन। जो मुझे थोड़ी सी तशवीश है, स्ट्रेट ट्रांसफर्स जो हमें मिलते हैं, ऑयल और गैस की रॉयल्टी और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज। इस मद में जो ये करंट ईयर गुजरा उसमें 62 बिलियन 62 अरब रुपए की एस्टिमेट था। अगले साल उसको 49 अरब रुपए कर दिया। वो क्या
रीजंस है, इसलिए कि उन्होंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ये थोड़ी सी तशवीश ज़रूर है हमें इस बात पे। प्रोविंशियल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हमने प्रोविंशियल टैक्सेस जो अगले साल के लिए रखे हैं, टोटल टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स मिला के 329 अरब रुपए, 329 बिलियन, जिसमें हमारी उम्मीद है कि हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स एसआरबी होगा। और इस साल हमने 125 अरब रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें उसे मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला उस टारगेट को हम पूरा नहीं करेंगे तो उसके करीब बहुत ज़रूर होंगे। कोशिश तो ये होगी कि इसको पूरा किया जाए। अगले साल हमने उसमें इजाफा करके उसको 150 अरब रुपए का टारगेट रखा है रेवेन्यू बोर्ड का। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस साल उसका टारगेट 88 अरब रुपए है, वो इंशाल्लाह ताला अपना टारगेट पूरा करेंगे, उससे एक्सीड भी करेंगे। और उनकी काम देखते हुए अगले साल हमने उनका टारगेट 120 अरब रुपए किया है कंसल्टेशन के साथ उनके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थोड़ी सी इश्यूज हैं, और उसकी वजह यही है कि आपको पता है इस साल कैलामिटी हो गई थी, हमने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो है कैलामिटी स्ट्रिकन आफत ज़दा करार दिया था, और उन जगहों पे टैक्सेस हमें माफ़ करने पड़ते हैं। ये सारे इश्यूज की वजह से उसकी कलेक्शन कुछ कम है, और अगले साल हमने इसकी कलेक्शन 30.64 अरब रुपए रखी है, 30.64 बिलियन। नॉन टैक्स में हम 24.3 बिलियन। नॉन टैक्स में जैसे हमारी होती हैं होम डिपार्टमेंट की रिसीट्स होती हैं, लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, चलान्स होते हैं, इस तरीके से कुछ और फीस वगैरह होती हैं जो टैक्स की मद में नहीं आती, उसमें 24 अरब रुपए हमने रखा है। इस तरीके से टोटल 329 बिलियन है प्रोविंशियल टैक्स रिसीट्स। उसके अलावा हमारे पास और रिसीट्स आती हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस आती है, वो पूरी की पूरी एकदम प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो जाती है, डेवलपमेंट साइड पे होती है, 71 अरब रुपए उसके। फेडरल ग्रांट भी देती है हमें डेवलपमेंट के लिए, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जब ये पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी, पिछली हुकूमत के आखिरी साल में, ये ग्रांट हमें 27 अरब रुपए एलोकेशन थी, और ये कम कर के और घटने के बाद अगले साल 5.3 अरब रुपए है, जिस पे मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। शायद आपके और सवालात होंगे तो उस पर और जिक्र करूँगा। और फिर बाकी ये सारी जो मिला के हम बैंक बोरोइंग हमारे अलाउड है अंडर दी एनईसी, वो भी हमने 45 अरब रुपए के कुशन रखा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो बैंक बोरोइंग करेंगे, और इस तरीके से 1.452 ट्रिलियन का हमारा रिसोर्स है। एक्सपेंडिचर साइड पे आए तो एक्सपेंडिचर में जो मैंने आपको बताया कि 1.477 ट्रिलियन है, उसका बड़ा पोर्शन 1089 बिलियन यानी 1.089 ट्रिलियन ये आपका करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर मेजर पोर्शन सैलरीज का है, और हमारी जो प्रोविंशियल एक्सचेकर से सैलरीज रन करते हो और सैलरीज और पेंशन जो होती हैं हमारा, वो 57% इसका उसमें जा रहा है। एक्चुअली ये उससे भी ज़्यादा होता है, इसलिए कि जो हम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं और इस साल 82 बिलियन रखा हुआ है, वो इसी में है, नॉन डेवलपमेंट में आते हैं, जहाँ से वो डेवलपमेंट भी कराते हैं। तो वो उसमें जो सैलरीज दी जाती हैं वो भी सैलरी अकाउंट में आती हैं। तो सैलरीज मेरा ख्याल है तकरीबन 60% नॉन डेवलपमेंट का हमारा हो जाता है। इसके अलावा हमारी मेजर जो इसकी रेसिपिएंट्स हैं वो ग्रांट्स होती हैं जो हम देते हैं डिफरेंट इदारों को,
और हुकूमती इदारे भी हैं और इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के इदारे भी हैं जिनको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रांट्स देते हैं। और सीधा सीधा जो इनमें हैं इदारे वो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। हम 6.5 अरब रुपए, पहले 5 अरब दिया करते थे, 6.5 अरब रुपए अगले साल यूनिवर्सिटीज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देंगे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम 2 अरब रुपए रखे हमने, जो बोर्ड में हमने कहा है कि रजिस्ट्रेशन और जो आपकी एनुअल एग्जामिनेशन फ़ी होती है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, वो हम स्टूडेंट से नहीं लेंगे, हम वो खुद देंगे। उसके लिए एक ग्रांट रखी हुई है। हमने NICVD और SICVD के मिला के 6 अरब NICVD के लिए और 7 अरब तकरीबन 14 अरब रुपए हमने NICVD ग्रुप के लिए रखा हुआ है अस्पताल के लिए। गम्बट इंस्टीट्यूट, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट, इसके लिए 4 अरब रुपए रखे हुए हैं। SIUT के लिए मेरे पास इधर कहीं नंबर होगा, आई थिंक 5.6 बिलियन रखे हुए हैं। इंडस हॉस्पिटल को हम टोटल 4.5 अरब रुपये, 2.5 अरब रुपये उनके करंट एक्सपेंडिचर के लिए, और सिंध हुकूमत के साथ मिलके वो जो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 2 अरब रुपए उसके लिए दे रहे हैं, 4.5 अरब रुपए ये हो गए। मैंने आपको बताया लोकल गवर्नमेंट्स को 82 बिलियन की एलोकेशन है, और इसमें SIUT की 7.1 बिलियन है, इसलिए कुछ डेवलपमेंट साइड पे भी है, टोटल मिला के 5.6 नहीं, 8.2 बिलियन PPHI के लिए है ग्रांट। इस तरीके से और भी हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्सटर्नल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के लिए 2 अरब रुपए, और कई और ग्रांट्स हैं जिनके जिक्र पूरी डिटेल में मौजूद है। मैंने जो मेन वो बताई कि ये लोग कहते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, लगता ये है कि बड़ा ही ये खर्च हो रहा है, सिर्फ तनख्वाहों में जा रहा है, सिर्फ तनख्वाहें नहीं होती इसमें। मेजर फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी इसमें आता है। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि यही है कि हम नई चीज़ बनाने में तो जोर देते हैं, अपनी पुरानी चीज़ को संभालने में हम कम तवज्जो देते हैं, और इसकी ज़रूरत है। तो ये इतनी ख़राब चीज़ नहीं होती है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें पिछले साल से जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में तकरीबन 12.5% इजाफा हुआ है। अच्छा जी, फिर एक करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये आपके जो लोन्स हमने रीपे करने होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। हमने जो कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स किए जहाँ हुकूमत की भी शराकतदारी होती है, इक्विटी होती है, उसके लिए हम पैसे देते हैं। वाइबिलिटी गैप फंड होता है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। हम इसको करंट कैपिटल साइड पे रखते हैं, डेवलपमेंट साइड पे नहीं शो करते। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको मैंने उस दिन बताया था, फेडरल गवर्नमेंट इसको भी अपने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में शो करके बताती है कि जी हमने सखर से हैदराबाद को 7 अरब रुपए दे दिए VGF में, बड़ा कमाल किए। उसको भी डेवलपमेंट में दिखा देते हैं। खैर हम नहीं दिखाते। हमारे पेंशन फंड्स हैं, कुछ और फंड्स हैं जिनको हम फंड हर दफ़े करते हैं ताकि बाद में काम आए। टोटल इसकी एलोकेशन 59.5 बिलियन के करीब है, और डेवलपमेंट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया 329 बिलियन का हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जिसमें 252.5 हम अपने रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं, यानी 252.5 में 222.5 प्रोविंशियल ADP है। 30 अरब की डिस्ट्रिक्ट ADP, नॉर्मली हम 20 करते थे, पिछले साल 15 करनी पड़ी, तो इस साल हम डबल कर रहे हैं, 30 अरब रुपए की डिस्ट्रिक्ट ADP है। 71 अरब रुपए जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, और इसके अलावा 5.3 बहुत बड़ा अमाउंट है, 5.3 बिलियन का जो हमें फेडरल ग्रांट से मिल रहा है, जिसमें आएगा कितना वो बाद में बताएंगे आपको। ये सब मिला के 329 अरब रुपए
हमें मिल रहे हैं, हमने डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए हैं, और ये पिछले साल से तकरीबन 41% ज़्यादा है जो एलोकेशन है। खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा काफ़ी कम हुआ था पिछले साल, और उसकी काफ़ी रीजंस हैं। नॉन डेवलपमेंट में एक चीज़ पे सिर्फ मैं फोकस करूँगा। तनख्वाहें हमने सरकारी मुलाजमीन की 20% बढ़ाने का ऐलान किया है और उसकी प्रोविजनिंग की है। हम हर साल तनख्वाह मुलाजमीन की बढ़ाते रहे हैं। कोई एक ऐसा साल नहीं आया कि सिंध हुकूमत ने, इसलिए कि जो तकलीफ़ में हमारे मुलाजमीन हैं उनको देखते हुए हमने किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। फिर उन्होंने एक साल इस दफ़े कोई 25% कहा था, इक्वलाइजेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं, वो पुरानी तनख्वाह के बराबर की थी। ये इस वक्त जो हमारे मुलाजमीन की तनख्वाह है वो गारंटी के साथ, मैंने कल अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, इसलिए कि वो आजकल की जो महंगाई के तूफ़ान बर्पा हुआ है, महंगाई जो आई हुई है उसके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिस पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी हमारे ऊपर हुई है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म मैं लेने के लिए तैयार हूँ कि हमने 25,000 रुपये मिनिमम वेज का ऐलान किया है, और हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में ये हो, इसलिए कि 25,000 भी मेरे हिसाब से नाकाफ़ी है, बहुत कम है। लेकिन हमने 17,500 से बढ़ा के, जिस तरीके की महंगाई पिछले 3 साल में हुई है, ख़ास तौर पे पिछले 3 साल में, और लोगों का, गरीबों का जीना मुहाल हो गया, हमने उसको 25,000 किया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके ज़रिए सबसे कि वो कहा गया कि जी आपने सिंध को अनइवन प्लेइंग फील्ड दे दी, बाकी जगहों पे 21,000 है, यहाँ 25,000 हो गई। मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में 25,000 करें। इन्हीं मज़दूरों की वजह से, इन्हीं काम करने वालों की वजह से ये मुल्क ज़िंदा है और चल रहा है, ये लीडरों की वजह से नहीं ज़िंदा है। तो 25,000 मिनिमम वेज मैं डिमांड करूँगा कि पूरे मुल्क में दी जाए। और हमने ये कड़वी गोली कही है, हमने, जैसे मैंने कहा, हमारे जो ग्रेड 1 to 5 के मुलाजमीन है उनकी 25,000 से कम तनख्वाह बनती है, जो बनता है, जो एंट्री लेवल पे होते हैं ना, 1-2 साल बाद जाके उनको इंक्रीमेंट लग के हो जाती है, लेकिन जो आज ग्रेड 1 में आएगा उसकी 25,000 से कुछ कम तनख्वाह है। तो हमने उसके लिए एक सप्लीमेंट्री तनख्वाह देते हैं कि उसको कम से कम 25,000 रुपये मिले, हम कर रहे हैं इस साल। तो अंग्रेजी में कहना, वी पुट आ मनी वेयर अ माउथ इज। ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे, हम खुद करके दिखा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में ये इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ होश की नाखुन फेडरल गवर्नमेंट और बाकी सूबे भी लें और ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करें, ताकि ये डिस्पैरिटी फिर एक मुहिम चलाना सिंध के ख़िलाफ़ जो एक मामूल बन गया है वो ना शुरू हो जाए। दूसरा, मैंने आपको ग्रांट्स वगैरह की बात कर दी जो दी हैं। अच्छा, मैं कुछ मेजर इनिशिएटिव्स, ये भी नॉन डेवलपमेंट साइड पे आते हैं, वो मैं आपको बता दूं जो हम कर रहे हैं। जो सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर साइड पे है, और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक। हम एक पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ये हमने इस साल भी शुरू किया था, लेकिन ये कोविड और बाकी फ्लड्स की वजह से पीछे पड़ गया, लेकिन अब हमारी तैयारी पूरी है। वो एक हम पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें 2 लाख से 5 लाख तक के लोन्स देंगे, और इसके लिए टोटल 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरीके से हम जो छोटे काश्तकार हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनको 2 लाख तक की लोन देंगे, और 3 अरब रुपए हमने इसके लिए मुख्तस किए हैं। हम ऑर्फनेजेस जो हैं उनके लिए 500 मिलियन रुपए हमने किए हुए। ओल्ड एज होम्स हमारे सूबे में जो हैं उनके लिए 500 मिलियन मुख्तस किए हुए हैं। हम कोविड-19 से जो लोग अफेक्ट हुए हैं, इसकी एक पूरी एक्सरसाइज की गई है। हमारे यहाँ एक यूनिट अलग बना हुआ है इसमें, और उन्होंने उस एक्सरसाइज के बाद हमने 10 अरब रुपए एलोकेट किए हैं उनकी सपोर्ट के लिए, लोगों के। हम एग्रीकल्चर साइड पे 1 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे स्मॉल फार्मर्स को,
जो 25 एकड़ तक की जिनकी ज़मीन है क्वालिटी राइस सीड के लिए, हम फर्टिलाइज़र के लिए जिसकी 25 एकड़ तक की ज़मीन है 1 अरब रुपया हमने रखा है फॉर एज सब्सिडी। हम पेस्टिसाइड्स के लिए 1000 अरब रुपए की सब्सिडी स्मॉल फार्मर्स, वही 25 एकड़ तक की हमने लिमिट रखी है, उनके लिए देंगे। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ में हमने 500 मिलियन लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के लिए रखे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने 1 अरब रुपया रखा है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए चाहिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और उससे उनको आगे जाके वो कंट्रीब्यूट करेंगे मुल्क की इकॉनमी में, उसके लिए हमने 1 अरब रुपया रखा है। हमने जो हमारे स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए एक फ़ंड रखा है 500 मिलियन का कि उनके पेरेंट्स को सपोर्ट देने के लिए। हमने कहा है कि वो 1 लाख रुपया पर फैमिली हम देंगे जिनका ऐसा बच्चा हो, इसलिए कि उनके अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमने अंडर बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम 500 मिलियन की एलोकेशन रखी, और ये भी बड़ा वेल थॉट ऑफ प्रोग्राम है। वो क्या है कि ये हम देंगे जो रूरल एरियाज़ में ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको 6 विज़िट्स है स्टिपुलेटेड कि जी डॉक्टर को करनी पड़ती हैं, अस्पताल जाना पड़ता है 6 बार, और हमने वो अस्पताल जाना तो फ्री है, उधर तो इलाज के लिए कोई पैसे नहीं लेते, लेकिन वो अपनी होता क्या है कि उस दिन की या आधे दिन की अपनी कमाई जो होती है, वुमेन वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम, वो कहते हैं कि ये वो भी नहीं छोड़ सकते, इतने हैंड टू माउथ होते हैं। वो हम उनको सपोर्ट करेंगे कि जी जो अस्पताल आएगा और अपना चेकअप कराएगा उसको उस विमेन ये रूरल एरियाज़ में विमेन एग्रीकल्चर वर्कर को आधे दिन की जो हमने एक हिसाब लगाया हुआ कि उसकी होगी तनख्वाह, वो पूरी करेंगे। शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल के लिए हमने 2 अरब रुपए एलोकेट किए हैं। हम पिछले सालों में कुछ 1-2 सालों में हम नहीं एलोकेशन कर सके थे घर बनाने के लिए ताकि गरीब लोगों को छत मिले, वो हमने एलोकेट किए हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताया ना, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो लगता है कि जी आपने डेवलपमेंट पे 329 अरब अच्छा अमाउंट है, लेकिन ये सारे उसमें नहीं आते, नॉन डेवलपमेंट साइड पे आते हैं। मैं क्विकली डेवलपमेंट साइड आपको रन कर देता हूँ। मैंने आपको मोटा मोटा तो बता दिया था कि 329 बिलियन है, जिसमें से 222.5 बिलियन प्रोविंशियल एडीपी है, 30 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी है, और ये 252.5 अरब रुपए हम अपने रिसोर्सेज से लाएंगे, और उसके अलावा 71 अरब रुपए इंटरनेशनल फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, और 5.3 बिलियन की मेहरबानी हम पे फेडरल गवर्नमेंट ने भी की है और वादा किया है। हमारी जो मैं सिर्फ मेजर सेक्टर्स बता देता हूँ और उनमें इंक्रीज़ बता देता हूँ। एजुकेशन में 21 अरब रुपए पिछले साल थे, उसको बढ़ा के 26 अरब रुपए किया गया है। और मैंने ये कहीं पे सारा एक हिसाब लगाया था और रखा था, इसी में होगा, ये रहा, सॉरी। मैं आपको बताता हूँ एग्रीकल्चर, पहला तो मुझे याद था कि मैंने एग्रीकल्चर पहले बोलना है, इससे आता है एग्रीकल्चर सप्लाईज एंड प्राइसेस, उसकी 2.285 बिलियन था इस करंट ईयर में जो ख़त्म हो रहा है, उसको बढ़ा के 5 अरब रुपए कर दिया है। 120% का इजाफा है इस सेक्टर में। औकाफ, ज़कात, रिलीजियस अफेयर्स एंड नोशन, नॉर्मली ये डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा एलोकेशंस दी जाती है। इस साल हमने क्या किया, एक नई
पॉलिसी दी है कि जो स्कीम भी 100 मिलियन से कम जिसका थ्रू फॉरवर्ड है, यानी 10 करोड़ से कम में ख़त्म हो जाएगी, उसको 100% एलोकेशन दी है। और इसी वजह से जो छोटे डिपार्टमेंट्स की छोटी छोटी स्कीम्स थी जिनको प्रॉपर एलोकेशन ना होने की वजह से वो कई साल चलती थी, इस साल हम 1000 से ऊपर 1009 है टोटल स्कीम्स ख़त्म करने का हमारा इरादा इंशाल्लाह ताला है। तो औकाफ को ज़कात रिलीज़ एंड उशर को 99 मिलियन से बढ़ा के 500 मिलियन यानी 400% इजाफा हमने किया है। कल्चर, टूरिज़म एंड एंटिक्विटीज़, बहुत अच्छा काम हमने इसमें किया है, लेकिन अभी बहुत और ज़रूरत है और इसी वजह से इसकी एलोकेशन 832 मिलियन से बढ़ा के 2 अरब रुपए कर दिए, जो कि 140% इजाफा है। एजुकेशन 21 अरब रुपए पिछले साल की एलोकेशन थी, उसको बढ़ा के 26 अरब रुपए किया है, 24% इजाफा है। जो बड़े डिपार्टमेंट्स ऑब्वियसली उसमें परसेंटेज आपको कम नज़र आएगी, लेकिन आप देखें तो 5 अरब रुपए का इजाफा किया है इसकी एलोकेशन में। और इसी के अंदर जो हमारा एक डिपार्टमेंट है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ जो स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का या वो डिपार्टमेंट है, उसकी एलोकेशन सिर्फ 128 मिलियन होती थी, वो 525% बढ़ा के 800 मिलियन कर दिए। स्टेप्टा के एलोकेशन 713 मिलियन से बढ़ा के 1200 मिलियन, 68% इंक्रीज है। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की 3.3 बिलियन से बढ़ा के 6 बिलियन कर दी है, तकरीबन 78% इंक्रीज है। इन्वायरमेंट, मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं इधर, अगेन इस ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, 145 मिलियन सिर्फ इसकी एलोकेशन थी, वो बढ़ा के 1200 मिलियन कर दी है, यानी 725% इसमें इंक्रीज किया। हमने वही कहा ना, छोटे डिपार्टमेंट्स जिनकी स्कीम्स हम जल्दी ख़त्म कर सकें। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगेन मिनिस्टर साहब बैठे हैं साथ, 690 मिलियन से बढ़ा के 1500 मिलियन कर दी है, 117% इंक्रीज। होम डिपार्टमेंट की इंक्रीज काफ़ी की है, 666, वो भी मिनिस्टर्स बैठे हैं सामने आपके, 666 से बढ़ा के 9 अरब। और मेजर उसकी जो इंक्रीज हुई है वो जो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तकरीबन मुझे सही याद नहीं 7.5 अरब के करीब उसकी एलोकेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की रखी है, ताकि उस हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं। NRTC के साथ हमारा मुआहदा हो गया है और अब उसको फाइनल जो ड्यू डिलिजेंस उसकी हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इसको हम ये तकरीबन 21-22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, हम उसको 1/3 उसकी एलोकेशन तक हमने पहले साल में ही रखी है, ताकि इस पर हम तेज़ी से काम कर सकें। ह्यूमन राइट्स छोटा सा डिपार्टमेंट, उसमें 542% की इंक्रीज़ है, 5.5 मिलियन से 35 मिलियन हो गया। ये छोटे छोटे, मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें 108% की इंक्रीज़ है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स 636 मिलियन हुआ करती थी इसकी थी पिछले साल एलोकेशन, उसको बढ़ा के 1500 मिलियन कर दी है, यानी 135% इंक्रीज़ है। बाकी तो ये आपकी इरिगेशन में 42% इंक्रीज़ है, लॉ के अंदर 90% इंक्रीज़ है, लॉ को हम भूल नहीं सकते, उसकी ख़ास वजह है, नहीं तो कमेंट्स आ जाते हैं। नहीं, इनकी वजह से नहीं, इनके कमेंट्स को कोई नहीं कराता, तो वो हम छोड़ नहीं सकते। वो तो पता नहीं खुद ही रीअप्रोप्रिएशंस भी हो जाती हैं, उसमें ऑर्डर आ जाते हैं कि इधर ये को, खैर वो हम ताबे हैं, मनोवन हम उनकी बात नहीं। ठीक है जी। लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज अगेन 1 बिलियन की एलोकेशन थी, बढ़ा के 1800 मिलियन कर दी है, 65% इंक्रीज़ है। लोकल गवर्नमेंट 12 अरब रुपए थे, अगले साल बढ़ा के 22.5 अरब रुपए, यानी 110% इंक्रीज़ कर दी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 11.3 बिलियन एलोकेशन थी, बढ़ा के 15.5 अरब, यानी 36% इंक्रीज़। रूरल डेवलपमेंट 231 मिलियन थी, बढ़ा के 1000 मिलियन, 330% इंक्रीज़। सोशल वेलफेयर 233 मिलियन थी, उसको बढ़ा के 800 मिलियन, 243% इंक्रीज। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स
682 मिलियन एलोकेशन थी, उसको बढ़ा के 2800 मिलियन कर दिया है, यानी 310% इंक्रीज। तो हमने ये कोशिश की है कि छोटे डिपार्टमेंट्स जिनको पहले ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनके प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें। 100 मिलियन से कम जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम पूरी एलोकेशन दें। इसके अलावा हमने एक और पॉलिसी रखी और कैबिनेट ने अप्रूव की कि जिस स्कीम पे भी 70% खर्च हो गया है, यानी 100 रुपये अगर रखा हुआ टोटल स्कीम की कॉस्ट थी, 70 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च हो गया है, तो उसका बैलेंस अमाउंट हम इस साल में पूरा रख रहे हैं ताकि ये स्कीम जो है इस साल हम कंप्लीट कर सके जो अगला साल आने वाला है। इस तरीके से हम 1009 स्कीम्स हैं टोटल, मुझे नंबर जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम अगले साल जो कोई रिकॉर्ड होगा। इससे पहले हमारा रिकॉर्ड 2017-18 का है जिसमें हमने 700 के करीब स्कीमें, 700 से कुछ ऊपर स्कीमें कंप्लीट की थी। इस साल भी हमने 590 है स्कीम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो ये करंट ईयर है, अगले साल हम इसको डबल करने जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि हम सारी स्कीम्स को जो साल साल चलती चली आ रही हैं उनको प्रायोरिटी दे के उनको ख़त्म करें। उसके साथ साथ हमने नई स्कीम्स को नहीं भूला। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर कहीं गलती हुई, मैं अगेन कहीं ना कहीं हो सकता है छोटी मोटी गलती हो गई हो, सूबह सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील में नई स्कीम दी है हमने अक्रॉस द बोर्ड। कोई एक हो सकता अगर कहीं रह गया हो तो मैं वो गलती मानूंगा, उसको हम स्कीम दे देंगे, लेकिन हमने ये पॉलिसी रखी थी पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट की हर तहसील में नई स्कीम जरूर है, जो हमने नई स्कीम्स दी हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँ कोई शायद जगह भूल गए हो हम तो हम उसको भी ऐड कर देंगे अगर ऐसी कोई जगह हम भूल गए हो, लेकिन ये हम गारंटी से मैं कहता हूँ। एक दो चीज़ें मैंने कल असेंबली में अपनी स्पीच में भी कही थी लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। जो अचीवमेंट्स हमारी मेजर, पिछला साल कोविड था, पूरा साल कोविड में हमारा गुजरा है। इस वक्त तो बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं, वो भले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये तो एक हल्का सा बुखार है, आएगा और ख़त्म हो जाएगा, परेशानी ना करें। ये भी कहते थे कुछ लोग जिनको बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई कि जी कोविड से ज़्यादा तो रोड एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं, तो क्या हम गाड़ियाँ चलाना ख़त्म कर दें? ये भी आपको याद होगा। ये क्रेडिट लेने वाले आजकल ये कहा करते थे। और तो और जो टेलीफोन पे मैसेज आता था ना, वो PTCL को जब आप कॉल करते थे किसी नंबर को तो शुरू में मैसेज आता था, वो बाद में चेंज कर दिया कि कोविड ख़तरनाक है लेकिन जानलेवा नहीं है। अल्लाह ताला उनसे हिसाब ले गए, ऐसे लोगों से जिन लोगों ने ये कहा था। तो वो क्रेडिट भले लें, लेकिन हम एक कोविड लाइक सिचुएशन में थे। इस वक्त भी मैं खुद भी बात करूंगा और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कांटेक्ट किया है। हमें 8-10 दिन भी नहीं हुए जो NCC की पिछली मीटिंग हुई थी, वज़ीर आज़म साहब जिसके सरबराही करते हैं, हमें कहा गया था कैटेगोरिक टर्म्स में कि आप वैक्सीन सप्लाई की फ़िक्र ना करें, आप अपनी वैक्सीन्स बढ़ाएं, और हमने उस पर अमल किया। अनफॉर्चुनेटली परसों मैंने पहले पंजाब में सुना था कि लोगों को वापस किया जा रहा है, और कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का। तो ये जो और हमें ख़रीदने नहीं देते, कहते हैं एक वैक्सीन नहीं खरीदने इसलिए नहीं देते कि हम पे कहते भाई है कितने की, कीमत तो बताओ, मैं महंगी ना खरीद लूँ। कहते नहीं जी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम आपको बता नहीं सकते हमने कितने की खरीदी है वैक्सीन। तो आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारा इस वबा से निजात का यही तरीका है कि हम अपना एहतियात भी करें, उसके साथ साथ अपनी आवाम को वैक्सीनेट करें। दुनिया खुल रही है उन जगहों पे जहाँ वैक्सीनेशन हो गई है, यहाँ पे वैक्सीन कम हो गई है, और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं ये सारी बात इसलिए की कि इस कोविड में चले बहुत सारी बातें मैंने आप बताया, जो भी हमने स्टेप्स लिए, जो अब सबको पता है। कोई एक सूबा बताएं
या वफाक बताए, जिसने इस कोविड के दौरान एक ऐसा अस्पताल बनाया हो जिसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मैं हमारी जो सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हमने बनाया है, 3 या 4 महीने पुरानी बिल्डिंग थी, सॉर्ट ऑफ अबैंडन थी, उसको टेक ओवर किया, उसमें कुछ और बनना था, हमने कहा नहीं इस वक्त ज़रूरत है, 3 से 4 महीने में वो कंप्लीट करके इस किस्म के अस्पताल उधर बनाइए। उस अस्पताल ने, मैंने कल नंबर्स दिए थे, 3000 से ज़्यादा, 3049, ये मई तक की, 12 जून तक की रिपोर्ट है, 3049 लोग ट्रीट किए। और ये उस अस्पताल में वो आते हैं जिनको सख्त तकलीफ होती है। और यहाँ पे टोटल जितने लोग आए थे उनमें से 694 अफराद की डेथ भी हुई है, बाकी कुछ इलाज में है और बाकी सेहतियाब होके जा चुके हैं। किसी एक अस्पताल में, मैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कहता हूँ मिला के, कि इतनी ट्रीटमेंट्स हुई हैं। ये हमने ना सिर्फ प्रिवेंटिव साइड पे, क्यूरेटिव साइड पे, टेस्टिंग की बात हम पोस्ट करते हैं कि जी हमने सारे मुल्क से मिला के डबल टेस्टिंग की है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा जो रिकवरी रेशो है, यानी जो लोग सेहतियाब हो जाते हैं, वो पूरे मुल्क से आधा नहीं तो तकरीबन 70%, 80% ज़्यादा हम रिकवर करते हैं, यानी डबल नहीं है तो 80% ज़्यादा हम रिकवर हमारे लोग हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टेटिस्टिक्स, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये बाकी आपने अगर सिर्फ ज़बानी अगर जमा खर्च करना है वो आप करते रहें जो करना है। काफ़ी बातें होती रही हैं इन द लास्ट फ्यू डेज़, और कल भी बड़ा शोर हंगामा भी डाला गया असेंबली में। हमें कहा जाता है कि हम सिंध हुकूमत को क्या एक कहते पैसे नहीं देंगे, ये खा जाएंगे। आप लोगों ने जो नहीं खाए हैं ना पैसे, आपने क्या किया पूरे मुल्क में? अनफॉर्चुनेट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं कि सिंध में कोई काम नहीं करता। मैं अभी बैठ के ना, इधर ही बैठ के ये लिस्ट एक बनाई थी, यार काम मुझे जो जहन में आ रहे थे, यार क्या किया है, और ये पिछले 3-4 साल की सिर्फ कहानी बताऊंगा आपको। हम काम नहीं करते, कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे हमने बना दिया, जो कि फेडरल रोड है, सूबाई रोड नहीं है, जिम्मेदारी उनकी थी। मैंने आपको कहा दूसरे सूबों में मुझे कोई इससे जो है इतराज नहीं है कि दूसरे सूबों में ना बनाए। वहां तो सूबाई रोड, प्रोविंशियल रोड्स बना रही है फेडरल गवर्नमेंट। और आपने देखा ये PHDP उठा के देख लें, जो मैंने कई बताई हैं आपको बातें, ये एक फेडरल रोड है। 1 इंच हाईवे का बता दें यार, तुम्हें पता ही नहीं, तुम खुद कराची से उठ के कहीं और चले गए, इसलिए कि यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों को पता है तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है। शारा फैसल की वाइडनिंग, ये भी पिछले 3-4 साल में हुई है, 3 लेन से 4 लेन होना। शारा फैसल के ऊपर मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास, मलीर 15 पे फ्लाई ओवर, मंजिल पंप पे फ्लाई ओवर, ये सब इस रोड पे आपको नजर आए कि नहीं आए पिछले दिनों में? कोरंगी में 8000 रोड और 12000 रोड, ये बने कि नहीं बने? हम काम नहीं करते भाई, बिल्कुल काम नहीं करते, करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हब रिवर रोड, मदीनतुल हिकमत रोड, सादकैन अंडरपास, बेगम नुसरत भुट्टो अंडरपास, कैंट स्टेशन के सराउंडिंग एरियाज में सारे रोड पिछले कुछ सालों में बनाए गए। सनसेट बुलेवार्ड का कैंटोनमेंट का एरिया, उस पर फ्लाई ओवर, पंजाब चौरंगी का अंडरपास, जामशोरो और कोटड़ी में रेलवे फाटक के ऊपर 2 ब्रिजेस, आपने वो फ्लाई ओवर्स देखे होंगे। यूनिवर्सिटी रोड को बनाना, तारिक रोड जो 1950-1960 के बाद कभी
दोबारा नहीं बनाता, उसको ना सिर्फ रोड को बनाना, उसकी सीवरेज लाइंस वो सब ठीक करना। खालिद बिन वलीद रोड, स्टेडियम रोड डालमिया, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर, तारिक रोड अंडरपास, हैदर अली रोड अंडर, काम नहीं कर रहे भाई, अभी तो काम नहीं कर रहे तो ये हालत है। हैदर अली रोड अंडरपास, SOMGD का ढाबेजी पंपिंग स्टेशन, जहांगीर पार्क, मारीपुर रोड जो कंप्लीट हो गया इस साल हमने किया है, साइड के रोड्स कर रहे हैं। फिर हमने काटी, नकाटी, फबाटी, साइड, इन सबको ग्रांट्स दी 2.6 अरब रुपए की पिछले 3-4 साल में, और उनसे काम कराया। हेल्थ साइड पे गंबट इंस्टीट्यूट के अंदर हमने एक्सपेंशंस करते गए, पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट उसके अंदर, NICVT के सैटेलाइट सेंटर्स, NICVT के टंडो मोहम्मद खान में, लाड़काना में, सेवन में, हैदराबाद में, मिट्ठी में, ये सारे सैटेलाइट सेंटर्स। 60 हमने डैम कंप्लीट किए हैं टोटल, और 23 अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ये वादा था कि किसी बच्चे को आधे घंटे से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ये हमारे टारगेट है। इस वक्त हम उस वक्त नहीं पहुँचे, लेकिन उस पे काम कर रहे हैं। JPMC के अंदर नई साइबर नाइफ लगाना, उसकी जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको करना। NICH, SIUT की मदद, इंदस हॉस्पिटल, डाउ ओजा, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, आपकी इंडस के ऊपर 2 ब्रिजेस, जिरक मुलाकातियार और दूसरी जो ठट्टा से जावल ब्रिज, तीसरी ब्रिज बन रही, ये पिछले साल, उससे पहले हम और बना चुके हैं। तीसरी ब्रिज बन रही है कश्मीर गौटकी कंदकोट के दरमियान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। किसी और सूबे ने, अभी मैं देख रहा था, फिर एक और इंडस पे ब्रिज बना रही है फेडरल गवर्नमेंट इनके लिए। हमें ये सारे, ये हम काम नहीं कर रहे। अगर हम काम नहीं कर रहे, अगर हमारे, तो आप एक्सीडेंट होता है कोहाट में, CT स्कैन आप JPMC में कराने आते हैं। हम काम नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं है ना, फैसिलिटी चेक नहीं। NICVT में आप इलाज जरूर कराते हैं, इस हद तक कि जब आप अपने जुर्म में जेल में होते तो लिख के देते हैं कि जी मैं NICVT से कराता हूँ इलाज, मुझे मेहरबानी करके उधर भेजा जाए, और कहते हैं काम नहीं करती। वो वफाकी वजीर आए थे, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अस्पताल छीन लिए, काम नहीं कर रहे थे। वजीर आजम खुद मुझे, और ये ओपनली उन्होंने कहा है, इसलिए मैं पब्लिक में कहा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, प्राइवेटली नहीं कहा, मीटिंग्स में पब्लिकली कहा है कि हमसे तो पिम्स नहीं चलता, हम इनके अस्पताल कैसे चलाएंगे, आप मेहरबानी करके ऐसी कोई हरकत ना करें। और हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में साथ जाने के उसमें कि इनको वापस करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, कई खबरें आई, कुछ अच्छी, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पॉजिटिव खबरें दी हैं बजट के बारे में, और कुछ तनकीद भी की, और आई टेक दैट, जो भी आपकी तनकीद है उसको पॉजिटिवली लूँगा मैं, लेकिन अगर मिसलीड किया जाए तो वो मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई है कि 8 अरब एलोकेटेड फॉर कराचीज 19 मेगा स्कीम्स, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 19 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसकी आगे स्टोरी में भी ये लिखा गया है कि जी सिर्फ 8 अरब, कराची का साइज देखें। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये इसलिए किया गया है कि KMC अब इनके हाथ में, और पहले नहीं। वो भाई सिर्फ मेगा स्कीम्स की बात करें, आज से 2 साल पहले 10 अरब रखे गए थे, पिछले साल कम रखे गए थे। पिछले साल जो हालत की थी इन्होंने हमारी, इसीलिए कोई नई स्कीम नहीं डाली थी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कोई नई स्कीम डाल ही नहीं सकते। डिस्पाइट दैट 2 अरब की स्कीमें, 2 तो रखे थे, 2 और की मारीपुर रोड 1 अरब का है, साइड के रोड्स 1 अरब और उसके लिए कर रहे, और भी मेरान हाईवे फिर किए थे आउटसाइड बजट, ये सारे हमने। तो मिसलीड ना करें,
कराची के लिए मैं अपने बजट स्पीच में बता चुका हूं।